गांव के सरपंच ने फैसला सुना दिया, ये आदमी चोर है। लेकिन उस दिन असली सच छुपा हुआ था। बस 2-4 और लकड़ियां, आज माँ की दवा के पैसे पूरे हो जाएंगे। भगवान, बस इतनी मेहरबानी। तभी उसकी नजर अचानक जमीन पर पड़ी, जहां धूप की हल्की चमक में कुछ सुनहरा सा चमक रहा था। ध्यान से देखा तो वहां एक सोने का कड़ा पड़ा था, जैसे किसी की जल्दबाजी में हाथ से फिसल गया हो। अरे, ये क्या चमक रहा है? उसने धीरे से अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर रख दी, जैसे अचानक उसका ध्यान काम से हट गया हो। फिर झुककर उसने वो सोने का कड़ा उठाया, उसे हथेली पर पलट पलट कर देखा और हल्की हैरानी से बुदबुदाया, वाह, इतना बड़ा सोने का कड़ा! ये तो लाखों की होगी। गांव में सिर्फ एक ही आदमी के पास ऐसी सोने की कड़ा हो सकती है, सेठ विशाल। वो तो अमीरों के अमीर हैं। कल ही बाजार में सब बात कर रहे थे कि वो हो गई है। नहीं, ये मेरी नहीं। अगर मैं रख लूंगा तो आज दवा आएगी, कल क्या होगा? माँ कहती थी, बेटा लालच आया कि समझो परीक्षा शुरू हो गई। नहीं, लौटानी पड़ेगी। सेठ जी को पता चलेगा कि माधव ने उनकी चीज बरकरार रखी, शायद इनाम भी मिले। माधव ने लकड़ियों का गट्ठर सिर पर संभाला, एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा, फिर भारी कदमों से गांव की ओर चल पड़ा। अरे माधव, आज जल्दी लौट रहा है, कुछ खास मिल गया क्या? कुछ नहीं काका, बस सोच रहा हूँ सेठ विशाल के घर जाना है। सेठ के घर? अरे बेटा, सावधान रहना। वो आदमी पैसों का घमंडी है, जो चाहे करवा लेता है। ईमानदारी से बड़ा कोई घमंड नहीं होता काका। मैं बस अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। काका से इतना कहकर माधव ने हल्का सा सिर झुकाया और फिर सेठ विशाल की ओर कदम बढ़ा दिए। फिर माधव सेठ विशाल की हवेली में पहुंचा। आंगन में सन्नाटा था और सेठ विशाल आराम कुर्सी पर बैठे कुछ सोच रहे थे। माधव ने चुपचाप सिर से लकड़ियों का गट्ठर उतारा और धीरे से जमीन पर रख दिया। सेठ जी, ये आपकी खड़ा है ना? जंगल के रास्ते में मिली, मैंने सोचा आपकी ही होगी। फिर माधव आगे बढ़ा और आदर से दोनों हाथों में थामकर वो सोने का कड़ा सेठ जी की ओर बढ़ा दिया, जैसे कोई कीमती चीज नहीं बल्कि अपनी नीयत सौंप रहा हो। हाँ, ये मेरी ही है, लेकिन अरे, इसमें तो 2 बड़े हीरे लगे थे, दोनों कहाँ हैं? तूने चुरा लिया? नहीं सेठ जी, मैंने तो वैसे ही पाई थी, सिर्फ कड़ा था, हीरा नहीं। झूठ मत बोल, तूने चोरी की है। अब देख मैं क्या करता हूँ। जिस ईमानदारी के लिए माधव ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वही आज उसके खिलाफ हथियार बन गई। अब सवाल ये था, क्या सच्चाई बचेगी या पैसा और घमंड जीत जाएगा? सेठ विशाल ने भौहें सिकोड़ते हुए ऊंची आवाज में अपने नौकरों को बुलाया और कुछ ही पलों में हवेली का सन्नाटा कदमों की आहट से भर गया। देखो सब, ये लकड़हारा मेरी सोने का कड़ा चुराकर लौटा रहा है। इसमें 2 बड़े हीरे थे, दोनों गायब। तूने चुराया है ना? बोल। मैं सेठ जी कसम खाता हूँ, मैंने वैसे ही पाई थी, कोई हीरा नहीं था। मैं झूठ नहीं बोलता। मेरी माँ की दवा के लिए भी मैंने कभी चोरी नहीं की। माँ की दवा? अच्छा बहाना, लेकिन अब सच सामने आएगा। उसने चुपके से नौकर की तरफ देखा और हल्का सा इशारा किया, जैसे बिना शब्दों के ही उसे समझा रहा हो कि क्या कहना है। उसकी आंखों में साफ था कि सच नहीं, कुछ और कहलवाना चाहता है। बोलो तुम लोग, क्या देखा था बाजार में? हाँ सेठ जी, हमने माधव को बाजार में हीरा बेचते देखा था, बड़ा हीरा। वो कह रहा था, ये मिल गया बेच दूंगा। बिल्कुल, मैंने खुद सुना। वो खुश था, आज माला माल हो गया। नहीं, ये झूठ है। मैं तो कभी बाजार में नहीं गया आज। सेठ जी, अब जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलता। एक पल में ईमानदारी की कीमत झूठ के बोझ तले दब गई। माधव के पास अब सिर्फ सच था
और सच की आवाज कमजोर हो रही थी। देख माधव, मैं बड़ा आदमी हूं। पुलिस में केस कर दूंगा तो तेरा नाम बदनाम हो जाएगा, जेल भी हो सकती है। लेकिन मैं दया कर सकता हूं। सेठ जी, क्या? तेरी वो छोटी सी जमीन जो नदी के किनारे है, वो मुझे दे दे। खोए हुए हीरे का बदला मान लूंगा, नहीं तो कल सुबह पुलिस आएगी। मेरी जमीन वो मेरे बाप दादा की है, माँ की आखिरी याद है। बिना उसके हम कहाँ जाएंगे? फिर सोच ले, 1 हफ्ते का वक्त देता हूं। या जमीन मेरे नाम करवा दे या जेल जाने में तैयार रहे। ये सुनते ही माधव की आंखों की चमक एक पल में बुझ गई। उसने चुपचाप सिर झुका लिया, होंठ भींचे और बिना कुछ कहे भारी कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ा, जैसे हर कदम उसके दिल पर और बोझ डाल रहा हो। माधव जब घर लौटा तो अंधेरा उतर चुका था। रास्ते भर की थकान उसके कदमों में साफ झलक रही थी। झोपड़ी के भीतर दिए की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी और उसकी मां खाट पर लेटी खांस रही थी। बुखार से तपता चेहरा और थकी हुई सांसें। माँ, आज सब बर्बाद हो गया। सेठ जी ने सोने का कड़ा लौटाई तो इल्जाम लगा दिया। अब जमीन मांग रहे हैं, नहीं दी तो जेल। बेटा, तूने जो किया वो सही था। ऊपर वाला देख रहा है, डर मत। माँ, अगर जमीन चली गई तो हम कहाँ रहेंगे? तभी किवाड़ की हल्की चरमराहट के साथ एक बूढ़ी औरत अंदर आई। लगता था जैसे वो बाहर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसकी झुर्रियों भरी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर अजीब सी गंभीरता, मानो वो सिर्फ सुनकर नहीं, सब समझ कर आई हो। माधव बेटा, सुना, अब आ गई हूँ तेरे साथ खड़े होने। काकी, आप? तेरी ईमानदारी ने मुझे बेटे जैसा बना दिया है। अब डर मत, पंचायत में लड़ेंगे। सच्चाई की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन ताकत बहुत होती है। झूठ का जाल फैल चुका था। विशाल की नीयत सिर्फ सोने का कड़ा की नहीं, माधव की जमीन हड़पने की थी। अब सवाल था, क्या माधव टूट जाएगा या सच्चाई की ताकत से लड़ेगा? पंचायत की चौखट पर खड़ा था माधव, जहां सच की कसौटी होती है। लेकिन आज पैसों की ताकत सच को चुनौती दे रही थी। विशाल सेठ ने शिकायत की है कि माधव ने उनकी कीमती कड़ा से 2 हीरा चुरा लिया। माधव, क्या कहता है तू? सरपंच जी, मैंने सोने का कड़ा जंगल में पाई थी। उसमें कोई हीरा नहीं था। मैंने ईमानदारी से लौटाई, चोरी नहीं की, कसम खाता हूं। झूठ, इसमें 2 हीरे थे और मेरे गवाह सबूत देंगे। बोलो। हमने खुद देखा सरपंच जी, माधव बाजार में हीरा बेच रहा था। कह रहा था ये बड़ा हीरा मिल गया, अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ, मैंने भी सुना। वो खुश था, पैसों से मुंह चमक रहा था। झूठ, पूरा झूठ। मैं कल बाजार गया ही नहीं। सरपंच जी, मेरी बात सुनिए। मैं गरीब हूं, लेकिन झूठा नहीं। गवाहों की बात मजबूत है, लेकिन माधव की ईमानदारी गांव जानता है। फिर भी बिना सबूत के फैसला नहीं हो सकता। सरपंच जी, अगर माधव हीरा नहीं लौटाएगा तो मैं पुलिस जाऊंगा, लेकिन दया करके वो अपनी जमीन मुझे दे दे, बस इतना। सरपंच जी, वो जमीन मेरी माँ की आखिरी निशानी है। बिना उसके हम भिखारी हो जाएंगे। मैंने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, माधव को 1 हफ्ते का समय। या तो खोया हीरा ढूंढ लाओ और साबित करो, या जमीन के कागजात विशाल के नाम कर दो, नहीं तो कानून अपना काम करेगा। ये कहकर सबने एक दूसरे की ओर देखा, फिर धीरे धीरे वहां से हटने लगे। कुछ ही पलों में भीड़ छट गई और सभी लोग अपने अपने घरों की ओर लौट पड़े। पीछे बस माधव और वही बूढ़ी दादी बची। भगवान, अब क्या करूं? सच के साथ इतनी सजा। माँ, काकी, सब छिन जाएगा। बेटा माधव, उठ, रो मत। काकी, सब खत्म हो गया। 1 हफ्ता
बस एक हफ्ता। हीरा कहाँ से लाऊं? जमीन चली जाएगी। सुन बेटा, दुनिया की लाठी में बहुत शोर होता है, चीखें, धमकियां, झूठ, लेकिन ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। बस उस पर भरोसा रख। वो लाठी चुपके से गिरती है, लेकिन बिल्कुल सही जगह। तूने जो किया वो सही था। अब समय आएगा सच की जीत का। डर मत, मैं तेरे साथ हूं। काकी, सच में? लेकिन कैसे? भगवान के पास तरीके बहुत हैं। तू बस अपना मन मजबूत रख। एक हफ्ता, देखते हैं क्या होता है। संघर्ष की आग में माधव टूट रहा था, लेकिन एक बुजुर्ग माँ की बात ने उसके दिल में नई किरण जगा दी। अब सवाल था, क्या ऊपर वाले की चुप लाठी चलेगी या पैसों का जोर जीतेगा? देखते ही देखते एक सप्ताह बीत गया। रात का समय था, बारिश का मौसम था। सेठ विशाल खेत की ओर छतरी लेकर जा रहा था। आसमान से बिजली कड़कने की आवाज आ रही थी। खेत देखने जाना होगा, नहीं तो पानी से पूरी फसल बह जाएगी। पता नहीं अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई। तभी अचानक बिजली कड़कती है और आके सीधा सेठ विशाल में आ जाता है। सेठ विशाल बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। उसी रास्ते से माधव अपने खेत देखकर बारिश में भीगते भीगते घर की ओर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि सेठ विशाल जमीन पर बेहोश गिरा हुआ है। वो मेरे दुश्मन हैं, लेकिन इंसान हैं। अगर मैं ना बचाऊंगा तो मेरा सच क्या मतलब? माधव सेठ विशाल को उठाकर अपने घर ले आता है और नीचे चटाई पर सुला देता है। माधव बेटा, ये तो सेठ विशाल है ना? क्या हुआ इसको? माँ, मैं जब खेत देखकर आ रहा था तभी ये जमीन पर बेहोश गिरा पड़ा मिला। मैं इसे उठाकर घर ले आया। माँ, अब दवाई जानती हो ना, जल्दी दवाई पिलाओ। हाँ बेटा, जानती हूँ। रुको, मैं दवाई अभी बनाती हूँ। फिर माधव की माँ ने दवाई बनाई और सेठ विशाल को पिलाई। तब वो होश में आए। माधव, तूने मेरी जान बचाई। मैंने तुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। मेरी गलती माफ कर दे। सेठ जी, उठिए। इंसान की जान बचाना कोई एहसान नहीं, बस इंसानियत है। जिस बहाव ने सब कुछ बहा ले जाने वाला था, वही बहाव माधव की बहादुरी का गवाह बन गया। अब सच का पला रहा था, माफी का और न्याय का। आखिरकार पंचायत का दिन भी आ पहुंचा। सुबह से ही गांव में हलचल थी। चौपाल के पास लोग इकट्ठा होने लगे थे और हवा में एक अनकही बेचैनी तैर रही थी। सरपंच जी, गांव वालों, मैंने गलती थी। सोने का कड़ा में कोई हीरा नहीं था। मैंने माधव की जमीन हड़पने के लिए झूठ बोला था। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। माधव, तूने मेरी जान बचाई। मैं माफी मांगता हूं। जो हुआ सो हुआ। तुमने मेरा और बाकी लोगों का बहुत वक्त खराब किया है पंचायत रख के। तुम्हें इसके लिए 50,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। सरपंच जी, मुझे माफ कर दो और बाकी लोगों से भी मैं माफी मांगता हूं। अगली बार से कोई गलती नहीं करूंगा। आप लोगों के साथ मिलजुल कर रहूंगा। बस एक बार माफ कर दो मुझे। माफ तो मैं तुझे कर दूंगा, लेकिन 50,000 रुपए का जुर्माना देने के बाद क्या तुम्हें फैसला मंजूर है? अगर मंजूर है तो मैं तुझे माफ कर दूंगा और 50,000 रुपए अभी के अभी दे। सरपंच जी, एक बार इसे माफ कर दीजिए। ये खुद अपनी गलती कबूल कर रहा है और सुधरने की बात भी कर रहा है। माधव बेटा, नहीं, इसे जुर्माना देना ही चाहिए। इसने बहुत सारे गरीबों का हक मारा है, बहुत लोगों की जमीन छीनी है। नहीं काकी, इस बार इसे माफ कर दो। सरपंच जी, एक बार माफ कर दीजिए, नहीं तो इसमें और हम लोगों में क्या फर्क रह जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें माधव के कहने पर माफ कर रहा हूं,
लेकिन ध्यान रहे, अगली बार कोई गलती हुई तो मैं तुम्हें गांव से निकाल दूंगा।